नमस्कार दोस्तों, सदस्य टैब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब पूर्णतः स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे, कुशलता पूर्वक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। आज के इस अभ्यास सत्र में हम हिमाचल हिंदी पीजीटी की परीक्षा जो कि 7 अप्रैल को होने वाली है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। सिविल स्टैप की ओर से ये अभ्यास सत्र विशेषकर आप लोगों के लिए आयोजित किया जाता है। रोज शाम को 5 बजे से ये सत्र आरंभ होता है और आपको अभ्यास करवाया जाता है कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से हो सके, आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। आप जो है, आपका उद्देश्य, यहाँ पर जो जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का उद्देश्य है अपनी पीजीटी हिंदी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना, अच्छे अंक प्राप्त करना। इसलिए पूर्णतः कार्यरत हैं। तो आपकी सहायता के लिए हम सब कार्यरत हैं, आपको आपके उद्देश्य की पूर्ति करवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। आज के इस सत्र को आरंभ करूं, सर्वप्रथम एक बार मुझे सुनिश्चित कर दीजिए कि मेरी आवाज आप सब तक बिल्कुल सही से, किसी भी तकनीकी समस्या के बिना अच्छे से पहुंच रही है। एक बार मुझे सुनिश्चित करें, उसके बाद आज के इस सत्र को आरंभ करेंगे। और दोस्तों, इस सत्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जो अभी तक इस सत्र के साथ नहीं जुड़े हैं या जिन्हें इस सत्र के संबंध में ज्ञान नहीं है, उनको भी इस सत्र के बारे में पता लग सके और इस सत्र का लाभ वो भी ले सके। कोई भी पीजीटी हिंदी का विद्यार्थी इस सत्र से वंचित ना रह जाए, उनको लाभ मिले। इसलिए पूर्ण रूप से आपको ये कार्य करना है, इतना सहयोग हमारा करना है कि इस सत्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो सत्र को शेयर करें और मुझे सुनिश्चितता दें कि जो है किस पूरी ठीक से आवाज आप तक पहुंच रही है। उसके बाद हम इस सत्र को आरंभ करेंगे। चलिए, विद्यार्थियों के द्वारा संकेत मिल चुका है। सत्र में किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या नहीं है। कक्षा बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रही है, अच्छे से दिखाई दे रही है। चलिए फिर आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। जब तक आप इस सत्र को शेयर करते हैं, जब तक और विद्यार्थी हमारे इस सत्र के साथ जुड़ते हैं, तब तक आपको एक छोटी सी सूचना देनी है। आप लोगों के लिए एक सूचना है, सिविल स्टैप अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज चलाता है जिसमें कि आपको HPTGT कमीशन, ठीक है जी, HPPGT कमीशन, DSSB इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और बहुत अच्छे से करवाई जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी सिविल स्टैप के साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आपको सिविल स्टैप ऐप डाउनलोड करनी है। उस ऐप पे जो जो सूचनाएं आपसे मांगी जाती हैं, उन सूचनाओं को आपने वहां पर भरना है, फिल करना है। जो जो कॉलम्स आपको दिए जाते हैं, उन कॉलम्स को फिल करना है। उसके बाद आप जो है सिविल स्टैप के साथ जुड़ जाएंगे और इनमें से किसी भी कोर्स को या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, जिस कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं, उसके साथ जुड़ जाएंगे और उस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। अगर इन कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना आपको चाहिए तो आपको यहां पर फोन नंबर दिया गया है, इस फोन नंबर पर आप संपर्क करें और संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर कोई संशय है, कोई आपका प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का समाधान, आपके संशयों का समाधान आपको इस फोन नंबर से मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे? बिल्कुल, लाभ के बिना तो कोई कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, तो लाभ होना तो अनिवार्य है। तो लाभ आपको जरूर मिलेंगे। आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है, लाइव ऑनलाइन लेक्चर दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्म्स में दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, फ्री करंट अफेयर मैगजीन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, फ्री करंट अफेयर मैगजीन आपको दी जाती है। उसके बाद वीकली डाउट सेशंस होते हैं जो कि आपके अपने अध्यापक के साथ आप बात कर सकते हैं, अपनी संशयों का समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान, आपके जो मस्तिष्क में प्रश्न हैं, जो आपने लाइव लेक्चर्स देखे हैं, उसके बाद नोट्स पढ़े हैं, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार से किसी भी विषय में कोई संशय है, आपका प्रश्न है, उन विषयों का समाधान, उन प्रश्नों का समाधान, उन संशयों का प्रश्न जो आपको समाधान यहां पर मिलेगा, वीकली डाउट सेशंस में मिलेगा। ठीक है जी, तो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो जो विद्यार्थी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम इस सत्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा इस सत्र को शेयर कर दें ताकि और विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए आज के इस सत्र को करते हैं आरंभ और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है।
तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ठीक है जी, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ है? हिंदी नाटक की हिंदी नाटक का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से आरंभ हुआ है? विकल्प है आपके पास, विकल्प ए भारतेंदु, विकल्प बी उपेंद्रनाथ अश्क, या इनमें से कोई नहीं, या फिर विकल्प जयशंकर प्रसाद। विकल्प थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा कि विकल्प जो डी है इनमें से कोई नहीं जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प है उपेंद्र नाथ अश्क, बी विकल्प है और ए विकल्प के साथ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका जो भी उत्तर है सोच समझकर अपना उत्तर देंगे। सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे। जिन विद्यार्थियों को अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या है या उस प्रश्न का उनको उत्तर नहीं पता है, परंतु फिर भी आपने प्रश्न का उत्तर देना है, प्रयास आपने करना है। ठीक है जी, क्योंकि गलतियों से व्यक्ति सीखता है। तो अगर यहां पर गलती करेंगे तो परीक्षा में गलती नहीं होगी, अगर यहां पर गलती नहीं करेंगे तो परीक्षा में गलती होगी। ठीक है, अगर प्रश्न सही होता है तो बहुत अच्छा, अगर गलती होती है कोई बात नहीं, उसके बारे में हम सीख भी पाएंगे। ठीक है जी, तो चले, इसका विकल्प सही विकल्प है भारतेंदु। ठीक है, विकल्प ए बिल्कुल सही विकल्प है और ज्यादातर विद्यार्थियों का विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। हिंदी नाटकों का विकास क्रम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से, हरिश्चंद्र की रचनाओं से माना जाता है। ठीक है, कि आरंभ हुआ भारतेंदु युग। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी में आधुनिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उस काल के भारतेंदु तथा उनके समकालीन जो नाटककार थे, ठीक है, ने लोक चेतना के विकास के लिए नाटकों की रचना की, इसलिए उस समय की सामाजिक समस्याओं को नाटकों में अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर मिला। ठीक है, नाटकों जो सामाजिक नाटक थे, सामाजिक समस्याएं थी, उन समस्याओं का चित्रण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटकों में किया है। आपको पता होगा सारे के सारे नाटकों में इन्होंने ज्यादातर जो इनकी रचनाएं थी वो सामाजिक समस्याओं पर आधारित जो सारी के सारी नाटक इनके होते थे, सारी की सारी रचनाएं होती थी। लोगों को जागृत करना, जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए कार्यरत करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारे समक्ष, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? सती प्रताप, प्रेम जोगनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, या फिर कारवां। देखिए सभी बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं, तो भारतेंदु जी के नाटक कौन कौन से, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, वो हमें उत्तर देना है। और आशा करता हूं कि सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा। चले सभी उत्तर देंगे इसका, प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके उत्तरों की, और विद्यार्थियों के उत्तर भी अच्छे से आ रहे हैं, सभी विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों के लिए, आप लोगों के द्वारा ये जो प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, और विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये भी पूर्णतः यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं विद्यार्थी जो सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, जिनके उत्तर गलत होते हैं मन छोटा नहीं करना है, निराशा को स्थान नहीं देना है हमने, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है, जो आपकी गलती है उस गलती में सुधार करेंगे। ठीक है जी, चलें इसका उत्तर देखते हैं। सही विकल्प है कारवां। ठीक है, कारवां जो नाटक है हरिश्चंद्र जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। कारवां एक एकांकी है जिसके रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद जी। ठीक है, तो यहां पर एक प्रश्न और बनता है, कारवां नाटक या कारवां एकांकी जो रचना है, कारवां एकांकी, इसके रचनाकार कौन है? वो भुवनेश्वर प्रसाद। ठीक है, और भुवनेश्वर के उस नाटक के प्रकाशन से आधुनिक बोध का आरंभ माना जाता है। ठीक है, आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। कहां से? भुवनेश्वर प्रसाद जी का उस नाटक है वहां से। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? गुण सिंधु प्रश्न है, गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? विकल्प हमारे समक्ष रहे, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, या विद्या सुंदर। हाँ जी, बताएंगे इसमें से भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र जो था गुण सिंधु था।
नाटक पढ़े होंगे आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। चले शाबाश, सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे, सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे, सही विकल्प देखेंगे और बहुत अच्छा प्रयास विद्यार्थियों के द्वारा यहां पर प्रत्यक्ष गुण सिंधु भारतेंदु जी के जो है विद्या सुंदर नाटक का प्रमुख पात्र है। गुण सिंधु भारतेंदु जी के गुण विद्या सुंदर नाटक का पात्र है। विद्या सुंदर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। ऐसा नाटक था ये, जो ऐसा नाटक है जिसमें उन्होंने महान साहित्यकारों की कृतियों के आधार पर तैयार किया था और यह एक अनुदित नाटक है। ठीक है जी, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आप देखिए भारतेंदु जी से संबंधित कितने प्रश्न हमने किए हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सारी रचनाएं, उनका जन्म, उनका मरण, ठीक है, ये सब कुछ, उनका जो आरंभिक जीवन है, इसके बारे में ज्ञान होना अनिवार्य है। तो इसके बारे में भारतेंदु जी के जीवन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चले, मल्लिका किस नाटक के स्त्री पात्र में से एक है? स्त्री पात्रों में से एक है मल्लिका। और ये नाटक हमारे, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये जो नाटक है हमारे पाठ्यक्रम में भी है और हमने पढ़ा भी है। विकल्प है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, स्कंद गुप्त, या फिर बिस्तरा की लहरें। शाबाश, सभी उत्तर देंगे, सभी प्रयास करेंगे इस प्रश्न का सही विकल्प ढूंढने का। मल्लिका किस नाटक का स्त्री पात्र है? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है जी, और आपके पाठ्यक्रम में है तो आपने पढ़ा भी होगा। बिल्कुल सही विकल्प विद्यार्थियों के द्वारा, आषाढ़ का एक दिन। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन का प्रमुख पात्र है। आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा लिखित नाटक है? मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश ने इस नाटक को लिखा है और मल्लिका के माध्यम से उन्होंने प्रेम के एक प्रारंभिक आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है। मल्लिका निस्वार्थ भाव से कालिदास से प्रेम करती है। और इस नाटक का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र की बात करें तो प्रमुख पात्र हैं कवि कालिदास। ठीक है जी, और मल्लिका प्रमुख स्त्री पात्र होगी, पुरुष पात्र होगे कालिदास जी। कालिदास के प्रति मल्लिका का प्रेम इस नाटक में दिखाया गया है। किस प्रकार मल्लिका के कहने पर कालिदास जो जाते हैं राज दरबार में और उनको किस प्रकार से राज्य दिया जाता है, एक प्रसिद्ध कवि बनने के पीछे मल्लिका का किस प्रकार से योगदान है, सारा का सारा आपको आषाढ़ का एक दिन में भली भांति से ज्ञात हो जाएगा। जिन्होंने ये नाटक नहीं पढ़ा है इस नाटक को पढ़ लें, क्योंकि ये जो नाटक है आपके पाठ्यक्रम में भी है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, बहुत अच्छे नाटक हैं। ठीक है, सभी अच्छे नाटक हैं, परंतु इन दो नाटकों को तो आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, सभी नाटक पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, परंतु आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस जरूर पढ़ना है। चलें अगले प्रश्न की ओर। आधे अधूरे की रचना कब हुई? आधे अधूरे की रचना कब हुई? विकल्प ए है 1958 में, विकल्प बी 1963 में, या विकल्प सी 1969 में, या विकल्प डी 1970 में। सही विकल्प चयन करेंगे। आधे अधूरे नाटक, आधे अधूरे बहुत प्रसिद्ध नाटक है ये। और मित्रों, हमारा ये जो आज का सत्र है नाटकों पर आधारित है, इसलिए प्रयास किया गया है कि सारे के सारे प्रश्न नाटकों से आधारित, नाटकों से संबंधित हो, नाटकों पर आधारित हो। चले, आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई? सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे। बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थियों के बहुत अच्छे उत्तर, बहुत अच्छा प्रयास विद्यार्थियों के द्वारा। तो दोस्तों सही विकल्प इसका है 1969, विकल्प सी सही विकल्प होगा। ठीक है जी, आधे अधूरे नाटक की रचना 1969 में हुई। ठीक है, यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। यह नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, मील का पत्थर भी कहा जाता है आधे अधूरे नाटक को, याद रखिएगा। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, हरिश्चंद्र की उपाधि भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र जी को किसने दी? बनारसी दास ने
यशवंत सिंह ने, नेवज ने, पंडित रघुनाथ ने। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? सभी विद्यार्थी अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद विकल्प बताएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अभी इस सत्र को शेयर नहीं किया है, इस सत्र को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके जो मित्र हैं, आपके जो सखा हैं, आपके जो संबंधी हैं, जो एचपी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सत्र के लाभ से वंचित ना रह जाएं, वो पूर्ण लाभ लें इस सत्र का। इसलिए आपको भी ये कार्य करना है, सेवा कार्य करना है। सेवा कार्य यहां पर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये सेवा ही है। घर बैठे आप सेवा कर रहे हैं, किसी को शिक्षा देना ये भी एक सेवा है। तो आप उनकी शिक्षा में सहायता कर रहे हैं, किसी के उद्देश्य पूर्ति में आप सहायक बन रहे हैं, अपना उद्देश्य भी पूर्ण कर रहे हैं और साथ में अपने मित्रों का उद्देश्य भी पूर्ण करेंगे, उसमें सहायता करेंगे। ठीक है जी। और कई विद्यार्थियों में ये भावना होती है, मानसिकता होती है कि अगर हम ऐसे सहायता करेंगे तो कंपटीशन में तो वो आगे हो जाएंगे, उनकी हो सकता है कि उनकी परीक्षा पास हो जाए, हम रह जाएं। ये भावना नहीं रखनी है हृदय में। ठीक है कि हमें अपनी तरफ से अच्छा करना है, अच्छा प्रयास करना है। बाकी फल की चिंता, गीता में भी कहा गया कि फल की चिंता नहीं, हमें अपना कर्म करना है। आपका कर्म, आपकी पढ़ाई जो आप भली भांति से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, साथ में आप जो अपना दूसरा लोकहित का कार्य भी करना है, दोनों कार्य करेंगे तो आपका उद्देश्य भी पूर्ति होगी। भगवान ईश्वर आपकी इस सेवा कार्य को देख रहा है और अवश्य आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस सत्र को। तो दोस्तों, सही विकल्प, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि पंडित रघुनाथ ने दी थी। ठीक है जी, पंडित रघुनाथ जी के द्वारा उनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? सती प्रताप, प्रेम जोगनी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। ये प्रश्न लगता है दोबारा आ गया। चलो फिर से देख लेते हैं। कई विद्यार्थी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने ये प्रश्न नहीं देखा है, शायद उनके लिए ही ये प्रश्न दोबारा आया है। वैदिक हिंसा न हिंसा भवती और कारवां। जिन विद्यार्थियों ने उत्तर दिया था वो उत्तर नहीं देंगे, और जिन विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं दिया गया वो उत्तर देंगे इस प्रश्न का। जिन्होंने ये प्रश्न अभी देख रहे हैं प्रथम बार, ठीक है, तो वो उत्तर देंगे। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? सही विकल्प कारवां। ठीक है जी, इस प्रश्न का सही विकल्प है कारवां। और कारवां जो है पहले हम बता चुके हैं, भुवनेश्वर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, विकल्प करुणालय, रजत शिखर, या फिर मत्स्य गंधा, पंचवटी प्रसंग। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य। शाबाश, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य जिसमें क्या होता है? गीति नाट्य जिसको गाया जा सके, ठीक है, गान किया जा सके जिसका, करुणालय। ठीक है, सही विकल्प है करुणालय। इसमें से ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। ए बी सी डी भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली करुणालय, दूसरा खंड नाटक। ठीक है, इस समय खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य किशोर अवस्था में पदार्पण कर चुका था। ठीक है, उस समय का ये नाटक है। चलें अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक निबंध के रचनाकार कौन है? नाटक निबंध के, ठीक है, कौन रचनाकार है? भारतेंदु, बनारसी दास, यशवंत सिंह या गणेश कवि। इनमें से सही विकल्प को चयनित करेंगे और सही विकल्प चयन करने के बाद अपना उत्तर देंगे। सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर का इंतजार कर रहा हूं, प्रतीक्षा में हूं कि सभी विद्यार्थी अपना उत्तर दे दें, उसके बाद हम इस का सही उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, सही विकल्प है नाटक निबंध के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भक्त सर्वस्व
प्रेम मल्लिका, उसके बाद कृष्ण चरित्र, ये प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? शकुंतला की अंगूठी के नाटककार सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर श्रोत्रिय या फिर शंकर शेष? बताएंगे शकुंतला की अंगूठी। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, तो उन विद्यार्थियों को एक बार बता दूं कि ये जो कक्षा है, इस कक्षा का आयोजन रोज शाम को 5 बजे किया जाता है। 5 बजे आपको हिंदी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, और ये कक्षा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक इसी प्रकार से चलेगी। इसलिए इस सत्र के संबंध में, इस कक्षा के संबंध में सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दे, उनको ये सूचना दे दें कि 5 बजे जो हम यहाँ पर अभ्यास करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, परीक्षा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा की जाती है। तो इस सत्र को भी आप शेयर करेंगे, और ये सत्र जो है, इस सूचना को भी आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से आपने पहुंचाना है। ठीक है जी, चले, तो इसका सही विकल्प है सुरेंद्र वर्मा। शकुंतला की अंगूठी नाटककार जो है वो है सुरेंद्र वर्मा। ठीक है जी, सुरेंद्र वर्मा की बात करें, उनके जीवन परिचय की बात करें, तो सुरेंद्र वर्मा का जन्म हुआ था 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को इनका जन्म हुआ था 1942। 7 सितंबर 1942 में हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए इन्हें सन 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 1996 ईस्वी में, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के प्रथम नाटककार, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटककार किसे माना है? विकल्प है हमारे पास देलहन, या फिर विद्यापति, गिरधर दास या विश्वनाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम नाटककार, हिंदी का प्रथम नाटककार कौन है? चलें, शाबाश, उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प विश्वनाथ, विकल्प डी सही विकल्प होगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विश्वनाथ को प्रथम नाटककार माना है। भारतेंदु के पूर्ववर्ती नाटककारों में से रीवा नरेश, विश्व सिंह, ठीक है, विश्व सिंह के ब्रज भाषा में लिखे गए नाटक आनंद, रघु नंदन और गोपाल चंद्र के निहुष, ठीक है, इनको अनेक विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। आपके पाठ्यक्रम में से ही, ठीक है, ये नाटक है, तो उसमें से ही ये प्रश्न लिया गया है, अंधा युग। बताएंगे अंधा युग किसका नाटक है? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, बहुत ही अच्छा नाटक है। हाँ जी, अंधा युग अच्छा प्रश्न है, सभी उत्तर देंगे और सभी विद्यार्थी उत्तर दे भी रहे हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। ठीक है जी, डी विकल्प बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती ने अंधा युग नाटक लिखा है। अंधा युग के पात्र भी जो इसमें क्या है, महाभारत कालीन पात्र है। महाभारत का जो युद्ध का आखिरी दिन था उस पर आधारित नाटक है। जो महाभारत का आखिरी दिन है उसको चर्चित किया गया है। ठीक है, उसके बारे में बात की गई है, जिसमें कि कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्सु, संजय, धर्मराष्ट्र, गांधारी, कृपाचार्य आदि पात्र जो कि महाभारत से लिए गए हैं, ये पात्र अंधा युग में आकर ठीक वही नहीं रहते जैसे कि वे महाभारत में चित्रित हुए हैं। महाभारत के में अश्वत्थामा की कथा आती है, वही पात्र हैं। ठीक है, उन्हीं पात्रों को चर्चित किया गया है, उन्हीं पात्रों के बारे में जो युद्ध का आखिरी दिन था, महाभारत का आखिरी दिन था युद्ध का, उसका चित्रण किया गया है। ठीक है जी, और इस नाटक के द्वारा किस प्रकार यथार्थ को चित्रण किया गया है, इस नाटक को पढ़ने पर आपको पूर्णतः अच्छे से पता लग जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आह वेदना मिली विदाई
किस नाटक के गीत की पंक्ति है? आह वेदना मिली विदाई। किस नाटक की पंक्ति है? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर श्रुभ स्वामिनी। सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे। बार बार आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, क्योंकि अगर आपका उत्तर गलत है, क्यों गलत है, तो उसका भी आपको तभी ज्ञान होगा अगर आप जो है पूर्ण रूप से इस जो हमारा ये सत्र है इसमें पूर्ण रूप से आप भागीदारी देंगे। ठीक है, तो सही विकल्प हमारे पास विकल्प सी, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त की ये पंक्ति है। स्कंदगुप्त नाटक सम्राट कुमार गुप्त प्रथम का पुत्र था। स्कंदगुप्त जो है सम्राट कुमार गुप्त का प्रथम जो कुमार गुप्त प्रथम उनका पुत्र था ये। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जून 2010 में आया है। विलोम किस नाटक का पात्र है? पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, अंधा युग, कोमल या कोमल, गांधार, आषाढ़ का एक दिन। विलोम किस नाटक का पात्र है? और ये जो नाटक है आपके पाठ्यक्रम में भी है। ठीक है, बताएंगे सभी। तो दोस्तों सही विकल्प आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन विलोम उसका पात्र है। आषाढ़ का एक दिन जो कि सन 1948 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नाटककार मोहन राकेश के द्वारा रचित ये नाटक है। इसे कभी हिंदी का नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाता है। 1949 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के कारण इसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कई प्रसिद्ध निर्देशक इसे मंच पर ला चुके हैं। बहुत बार इस नाटक को जो है इसका नाटक को स्टेज शो जैसे, ठीक है, इस नाटक को खेला गया है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, विलोम उस कहानी में, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास और विलोम दूसरा पात्र है। ठीक है, जिसको हम विलन भी बोल सकते हैं, विलोम है। चलें, अंधा युग किस नाटक विधा के अंतर्गत आता है? गीति नाट्य है, नाटक है, रूपक है या प्रहसन है? अंधा युग नाटक है, किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? शाबाश, सभी विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं। तो दोस्तों सही विकल्प, ज्यादातर विद्यार्थियों का विकल्प बिल्कुल सही, प्रहसन। ये प्रहसन है अंधा युग। ठीक है जी, अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक है, हिंदी काव्य नाटक है। इसे गीति नाट्य का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था और इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अंधा युग महाभारत के पात्र है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका अंतिम दिन, उस पर आधारित ये नाटक है और प्रकाशन हुआ था 1955 में। ठीक है जी, चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय के प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेर नगरी या फिर विषस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती। भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय के प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? सही विकल्प देखेंगे सभी विद्यार्थी। भारत दुर्दशा। ठीक है जी, भारत दुर्दशा इसका सही विकल्प होगा। सी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा ये रचित नाटक है। सन 1875 ईस्वी में इस नाटक को रचा गया था। ठीक है, और भारत की दुर्दशा उसको दिखाया गया है और भारत दुर्दशा को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, भारत की जो दुर्दशा हो रखी है उस दुर्दशा में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो भारत दुर्दशा बार बार जुबान पे चल रही है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है। चले, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन।
कथन किस रचना से है? ध्रुव स्वामिनी, प्रेम योगिनी, कपूर मंजरी या फिर नील देवी? सही विकल्प क्या होगा इसमें से? कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, किस किस रचना की ये जो पंक्ति है? तो ये दोस्तों ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी रचना में से ये पंक्ति ली गई है, ठीक है। और ध्रुव स्वामिनी जो है बाई कोलिया जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी का नाटक है, ठीक है जी। ध्रुव स्वामिनी बाई कोलिया जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? अगला प्रश्न, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास? सही विकल्प देखेंगे जय वर्धमान नाटक के लेखक हमें बताने हैं। तो दोस्तों सही विकल्प डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विकल्प ए बिल्कुल सही विकल्प, ठीक है जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 15 सितंबर, इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को हुआ और मृत्यु हुई 1990 को। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक इसमें से बताना है। गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल या विद्या सुंदर? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक बताएंगे। तो सही विकल्प विद्या सुंदर, पहले भी हम पढ़ चुके हैं अगर आपने ध्यान दिया होगा। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी नाटक का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 में नाटक के अनुवाद से हुई थी। बंगला का नाटक है, ठीक है, उसका हिंदी अनुवाद किया गया है, ठीक है, वहीं से इनकी नाटक लिखने की शुरुआत हुई थी। 1867 में इसका अनुवाद किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, इस पर ध्यान देना है। अंधा युग, चिंदियों की एक झालर, साच कहूं तो निपेथ्य राग? स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, ठीक है जी। इसमें से कोई एक है जो स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, बाकी के बाकी जो स्त्री समस्या से संबंधित हैं। सभी प्रश्न का उत्तर देंगे, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, शाबाश। तो दोस्तों चिंदियों की एक झालर, ठीक है, चिंदियों की एक झालर ये जो नाटक है ये स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है और इस नाटक के लेखक हैं अमृत राय, ठीक है, अमृत राय इस नाटक के लेखक हैं। चलें तो दोस्तों आज के सत्र के हमारे सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो समय आ गया है आज के इस सत्र को विराम देने का। तो आशा करता हूं आज के प्रश्न जो कि नाटक पर आधारित थे आपको अच्छे लगे होंगे और आज के प्रश्नों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों आज के सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। उससे पहले जिन्होंने इस सत्र को अभी तक शेयर नहीं किया, इस सत्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अपने मित्रों तक इस सत्र को पहुंचा दें। अपने मित्रों तक इस सत्र को पहुंचाने का सेवा कार्य करेंगे सभी, और अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी भी सहायता करेंगे उनकी परीक्षा की तैयारी में, उनके उद्देश्य की पूर्ति में। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जो भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक सत्र की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिल सके। जो भविष्य में सरकारी नौकरियां आने वाली हैं, जो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सब की सूचनाएं आपको समय पर मिल सके, इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन को ऑन भी करना है ताकि जो हमारे सत्रों की पहले से आपको पता लग जाए और इस सत्र को आप समय पर देख सकें, सत्र का लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज के इस सत्र को देते हैं यहीं पर विराम। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य दे, इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सत्र के साथ जुड़े हुए थे और इस सत्र को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद।